हेलो स्टूडेंट्स। देखें, प्रसार शिक्षा के अंतर्गत अर्थात एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये टॉपिक भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना प्रसार शिक्षा के अर्थ, क्षेत्र, परिभाषा या उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग बातें करते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम अपने आप में ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और काफ़ी, यदि हम लोग इसका अध्ययन करने लगें तो एक यूनिट के बराबर होता है। जब सामुदायिक विकास की हम लोग बातें करते हैं तो सामुदायिक विकास का अर्थ ही होता है एक समूह का संपूर्ण विकास करना। जब संपूर्ण विकास की बातें हम लोग करते हैं या समुदाय के पूर्ण विकास की हम लोग बात करते हैं तो विकास में कोई एक दो पैरामीटर शामिल नहीं किए जाते हैं। विकासात्मक प्रक्रियाएं अनेकों अनेकों प्रकार के पैरामीटर से गुजर करके अपने विकास की गति को क्या करती है, विकसित करती है और उस गति पर जो है वो चलती है और लगातार जो है वो चलती ही रहती है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को चलाने का उद्देश्य किसी भी समूह में आर्थिक स्थिति में, सामाजिक स्थिति में, सांस्कृतिक गतिविधियों में, बौद्धिक क्षमताओं में, आवश्यकताओं की पूर्ति में, कहीं ना कहीं जीवन स्तर को उच्च उठाने में और बहुत सारी प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करते हुए इस प्रकार के विकास कार्यक्रमों को डेवलप किया जाता है या इस प्रकार के विकास कार्यक्रमों को बनाया जाता है। जब भी हम कोई विकास कार्यक्रम निर्धारित करते हैं, जब हम सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की बात करते हैं और जब हम एक्सटेंशन एजुकेशन प्रसार शिक्षा की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं इस भाग से, इस यूनिट से अपने भारत देश से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। हम हमेशा भारत की बातें इसमें करेंगे। कहीं पे भी आप प्रसार शिक्षा को पढ़ें तो प्रसार शिक्षा ज्यादातर, अधिकांशतः जो हम लोग प्रसार शिक्षा को देखते हैं, यदि उसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं तो ये एक प्रकार की अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली होती है जिसमें हम विद्यालयों के बाहर, जी हाँ, विद्यालयों के बाहर शिक्षा का क्या करते हैं, विस्तारण करने का प्रयास करते हैं, लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जो शिक्षा हम लोग दे रहे हैं, देने का प्रयास हम किन के लिए करते हैं? हम उनके लिए करते हैं जो पूर्णतः विद्यालयों के अंदर नहीं पहुंच पाते हैं या फिर उस आयु वर्ग के लोगों के लिए करते हैं जिनकी आयु विद्यालयों में जाने वाली आयु अब नहीं रही, लेकिन वो अभी भी शिक्षा से अनभिज्ञ हैं। तो शिक्षा का मतलब ये नहीं कि केवल पढ़ाई लिखाई हम लोग कराएं, हम हर लेवल पे उनको शिक्षित बनाने का कार्य करते हैं, उनको हर एक तरीके की जानकारी देते हैं जिससे उनका जीवन स्तर क्या हो, सुधरे। अब उस जीवन स्तर को सुधारने के लिए किनको सर्वाधिक आवश्यकताएं हैं इस तरीके के प्रसार कार्यक्रमों की? तो प्रसार शिक्षा से ज्यादातर जो है जुड़ने वाले जितने भी कार्यक्रम है, अधिकांशतः यदि आप देखेंगे तो ग्रामीण अंचलों के लिए ज्यादा प्रयोग में लिए जाते हैं। क्योंकि शहरी अंचलों में नगर निगम की ओर से या शहरों की तरफ से इतने सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, मीडिया है, इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं, इतने सारे उनके लीडर्स होते हैं कि वो कार्यक्रमों को क्या करते हैं, विस्तारित कर देते हैं। लोग सजग होते हैं, सहज होते हैं उन कार्यक्रमों के प्रति और कहीं ना कहीं अपना भी लेते हैं। लेकिन ग्रामीण इन सब चीजों से कई बार काफी दूर होता है। उनको एक लीडर की आवश्यकता होती है। लीडर से मतलब आधुनिकतम जो पार्टीवादी लीडर है, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। लीडर से मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो गांव के हर एक कार्यक्रमों का नेतृत्व करता है, उनके लिए सकारात्मक रूप में सोचता है और उनके विकास की हमेशा बातें करता है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक समूह या संगठन के लिए जो है बनाया गया है जिसमें जितने भी उस समूह के लोग हैं या जितने भी उस संगठन के व्यक्ति हैं या जितने भी उस समुदाय के व्यक्ति हैं, हर एक का क्या हो, विकास हो सके। तो ये योजनाएं सरकार की तरफ से जरूर होती हैं, लेकिन इसको यदि लागू करने की बात करें तो लागू जो है हम समुदायों पे करते हैं, संगठनों पे करते हैं, गांवों में करते हैं और उनके व्यक्तियों को क्या करते हैं, लाभान्वित करने का प्रयास करते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकांशतः मैंने देखा है ज्यादातर लोग जो है इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, स्टूडेंट्स भी जो है इस टॉपिक्स को स्किप करते हैं, लेकिन आपके कोर्स में है, ये आपके सिलेबस में, चाहे आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, गृह विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रसार शिक्षा का एक भाग है जो कि बहुत बड़ा एक यूनिट भी है। तो इसको जो है पढ़ना, इसके भी प्रश्नों को तैयार करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अन्य पार्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नोत्तरी के आज के प्रश्नों का, जो कि हमारे प्रसार शिक्षा के सामुदायिक विकास कार्यक्रम से ही लिए गए। जितने भी प्रश्न आज के प्रश्नोत्तरी के होंगे वो सारे सामुदायिक विकास कार्यक्रमों से ही
लिए गए हैं। मैं प्रयास करूंगी कि जो प्रश्न आपको करा रही हूं, इन प्रश्नों से ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम टॉपिक भी आपका जो है क्लियर हो जाए। जिन्होंने इस टॉपिक को पढ़ रखा है, अध्ययन कर रखा है, उनके लिए ये एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने इस टॉपिक को पढ़ा नहीं, टच नहीं किया, उनके लिए आज ये टॉपिक क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा मेरी तरफ से। ठीक है, चलें आप पहले नंबर के प्रश्न पे आते हैं। देखें, पहले नंबर का प्रश्न है, प्रशासनिक संगठन के अनुसार, प्रशासनिक संगठन के अनुसार सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कितने स्तरों में वर्गीकृत किया गया है? प्रशासनिक संगठन के अनुसार सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कितने स्तरों में वर्गीकृत किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, साथ ही साथ आप ऑप्शन टिक करते चलें, आप अपने आंसर्स कहीं लिखते चलें या दिमाग में नोट डाउन करते चलें, आपको जो सही लगता है। उसके बाद मैं जब करेक्ट आंसर बताऊंगी तो आप उससे मैच करें और खुद आप अपना इवेल्युएशन करें। पहला है 2, यानी कि 2 स्तरों में विभाजित किया गया है। दूसरा है 3 स्तर, तीसरा है 4 स्तर और चौथा है 5 स्तर। तो अब हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रशासनिक संगठन के अनुसार सामुदायिक विकास जो कार्यक्रम है उसके स्तर कितने होते हैं। सबसे पहले हम इनको समझेंगे। यदि इनको समझेंगे तब हम यहाँ पे आंसर्स को ठीक से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे स्तरों की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली यदि देखा जाए तो 5 स्तर जो है वो निर्धारित किए गए हैं। 5 स्तर निर्धारित किए गए हैं और ये अलग अलग चरणों में निर्धारित किए गए हैं। अलग अलग चरणों में निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पे प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर, चतुर्थ स्तर और पंचम स्तर। ये क्या है? 5 जो है वो स्तरों में क्या किया गया है, इसका प्रशासनिक संगठन के अनुसार सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का निर्धारण किया गया है या इनको वर्गीकृत किया गया है। अब इन स्तरों में किसको किसको समाहित किया गया है तो ये भी जो है हमारे लिए जानना आवश्यक है। तो प्रथम स्तर की यदि हम लोग बात करें, द्वितीय स्तर की यदि हम लोग बात करें, तृतीय स्तर की बात करें, चतुर्थ स्तर की बात करें और पंचम स्तर की बात करें तो यहाँ पे देखें, प्रथम स्तर में केंद्रीय स्तर को शामिल किया गया है, द्वितीय स्तर पे राज्य स्तर को शामिल किया गया है, तृतीय स्तर पे जिला स्तर शामिल है, चतुर्थ स्तर पे प्रखंड स्तर शामिल है और 5वें स्तर पे ग्रामीण स्तर शामिल है। ग्रामीण स्तर को शामिल किया गया है। यहाँ पे केंद्रीय स्तर की बात करें तो सेंट्रल लेवल, राज्य स्तर की बात करें तो स्टेट लेवल, जिला स्तर की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, प्रखंड स्तर की बात करें तो ब्लॉक लेवल और लास्ट हम लोग ग्रामीण लेवल की बात करें तो विलेज लेवल। तो जितने भी प्रसार कार्यक्रम होते हैं, प्रसार कार्यक्रमों को इन 5 स्तरों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। सबसे पहले जो स्तर होता है वो केंद्रीय स्तर होता है, यानी कि सेंट्रल लेवल पे जो है कोई भी कार्यक्रम पहले निर्धारित किया जाता है। सेंट्रल से जो है वो स्टेट में आता है, तो स्टेट में जो है राज्य स्तर कई सारे कार्यक्रमों का निर्धारण करती है। देन राज्य स्तर से जिला स्तर पे कार्य किया जाता है। जिला स्तर के अंतर्गत प्रखंड लेवल पे जो है वो कार्यक्रम पहुंचते हैं और प्रखंड लेवल से होते हैं वो गांवों में पहुंचते हैं। तो प्रशासनिक संगठन के अनुसार सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कितने स्तरों में विभाजित किया गया है तो 5 स्तर हैं। और ये स्तर है चूंकि जहां भी मैंने आपको पहले भी बताया है, जहां पे भी इस तरीके के शब्द आते हैं, स्तर की बात हम लोग करते हैं बेसिकली, तो इसको आप हमेशा यही समझें कि ये पायदान के रूप में होते हैं। पायदान से तात्पर्य क्या होगा, स्टेप्स के रूप में होते हैं। किन के रूप में होते हैं, ये पायदान यानी कि स्टेप्स के रूप में होते हैं। एक के बाद दूसरा निर्धारित है, दूसरे के बाद तीसरा निर्धारित है, तीसरे के बाद चौथा निर्धारित है। हम उनमें कहीं भी शफलिंग नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, हम उनमें कहीं भी शफलिंग नहीं कर सकते हैं, उनमें बिखराव नहीं कर सकते हैं। हम एक जो है जो नाम निर्धारित है,
या एक तथ्य जो निर्धारित है, हम उनकी जगह को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। यदि 5 स्तर निर्धारित किए गए हैं तो 5 में से पहला निर्धारित है, दूसरा निर्धारित है, तीसरा निर्धारित है, चौथा निर्धारित है और 5वां भी निर्धारित है। हम 5वें नंबर को पहले पे नहीं ले आ सकते, हम पहले को तीसरे पे नहीं ला सकते, हम चौथे को दूसरे पे नहीं ले आ सकते, ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे स्तर ही लिख दिया है। यदि सिंपल ये होता कि कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है तो हम उनमें शफलिंग कर सकते थे, लेकिन जहाँ पे ये टर्म्स आता है, बच्चों ध्यान रखना, आप बेटा आप लोग हमेशा ध्यान रखा करो, ये छोटे-छोटे से जो है वो माइनर मिस्टेक्स जो होते हैं, जिनको हम स्टूपिड मिस्टेक्स कह सकते हैं, सिली मिस्टेक्स हमारी तरफ से होते हैं, जो कि हम लोग क्वेश्चन को पढ़ने में करते हैं। तो इस तरीके की मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है। यहाँ पे जो है प्रश्न में ही जो है कितने स्तर लिखा गया है। स्तर से सीधा ही तात्पर्य होता है कि आप स्टेप्स को देखें, लेवल्स को देखें। जहां लेवल्स की बात आ रही है, जब हम ये लेवल्स की बात कर रहे हैं, जब हम लेवल्स या स्तर की या चरणों की या पायदानों की बात करते हैं, तो वो क्या होते हैं? स्टेप बाय स्टेप होते हैं, यानी कि क्रमिक रूप में होते हैं, उनका एक क्रम होता है। तो निश्चित क्रम में ही ऑर्गेनाइज करके हमें इन सब चीजों का अध्ययन करना होता है और हमें इसी वे में याद रखना है। तो याद रखेंगे, प्रशासनिक संगठन के अनुसार सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कितने स्तरों में विभाजित किया गया है? तो 5 स्तरों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले सेंट्रल लेवल यानी कि केंद्रीय स्तर, दूसरा जो है स्टेट लेवल यानी कि राज्य स्तर, तीसरा है डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि जिला स्तर, चौथा है प्रखंड स्तर यानी कि ब्लॉक लेवल, और 5वां होता है हमारा, जो कि लास्ट है, हमारे इस स्तर का लास्ट पायदान होता है, वो होता है ग्रामीण स्तर अर्थात विलेज लेवल। तो इन लेवल्स की हम लोग बात करते हैं, इन स्तरों की हम लोग बात करते हैं। किस आधार पे? हम प्रशासनिक संगठनों के आधार पे जो है ये 5 स्टेप्स देते हैं। प्रशासनिक संगठन अर्थात जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे देश के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी तरफ से ये 5 जो है वो स्तर क्या किए गए हैं? विभाजित किए गए हैं, या 5 स्तर बताए गए हैं। तो अब हम आते हैं पुनः क्वेश्चंस पे लौटते हैं। प्रशासनिक संगठन के अनुसार सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कितने स्तरों में वर्गीकृत किया गया है? 2, 3, 4, 5 यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए ये 5 स्तर जो है वो डी ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आप याद कर लेंगे। यदि आपको याद नहीं है तो इसी बहाने क्वेश्चन करने के बहाने आपका ये टॉपिक क्या हो गया? तैयार हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए ये प्रश्न भी जो है काफी कुछ उसी से जुड़ता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का तीसरा स्तर होता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से हमने देखा था कितने स्तरों में विभाजित था? कितने स्तरों में विभाजित था? 5 स्तर में विभाजित था। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे वापस जो है पुनः जो है हम लोग रिकॉल करेंगे। 5 स्तर जो है हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे केंद्रीय स्तर था, यहाँ पे राज्य स्तर आया, यहाँ पे जिला स्तर आया, प्रखंड स्तर आया और ग्रामीण स्तर आया। ठीक है, हमने 5 स्तर जो है अपने पिछले क्वेश्चन में अभी देखे थे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का तीसरा स्तर। अब यहाँ पे सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात कर रही हैं हम जो लास्ट क्वेश्चन में जो हमने विभाजित किया था वो हमने प्रशासनिक संगठनों के आधार पे स्तरों में इस कार्यक्रम को विभाजित किया था। हमने क्या किया था? प्रशासनिक संगठनों यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के अनुसार प्रसार कार्यों को जो है हमने 5 स्तरों में विभाजित किया गया था। यहाँ पे सामुदायिक विकास कार्यक्रम के ही तीसरे चरण को पूछा जा रहा है, यानी कि तीसरे स्टेप को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो 5 जो हमने स्तर बताए, इन स्तरों में जो है बेसिकली कौन कौन से कार्यक्रम हमें देखने को मिलते हैं या कौन कौन से परिषदें होती हैं जो इस कार्यक्रम को चलाती हैं। तो सबसे पहले यदि केंद्रीय स्तर की बात करते हैं तो केंद्रीय स्तर पे आता है राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। दूसरा हम आते हैं राज्य स्तर पे, तो यहां पे आता है राज्य विकास परिषद। तीसरा हम आते हैं जिला स्तर पे, तो यहां पे आता है जिला नियोजन समिति। चौथे पे आते हैं प्रखंड स्तर, तो यहां पे आता है प्रखंड विकास परिषद, प्रखंड
विकास परिषद, और लास्ट हम आते हैं ग्रामीण स्तर, तो यहां पे आता है ग्राम विकास परिषद, ग्राम विकास परिषद। तो ये क्या है, ये इनके क्रम हैं, क्या है, इनके क्रम हैं जो आपको इस रूप में जो है वो दृष्टिगत हो रहे हैं। ठीक है, ये क्रम जो है आपको इस रूप में दृष्टिगत हो रहे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। अब यहाँ पे प्रश्न में पूछा जा रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का तीसरा स्तर कौन सा है, तीसरा स्तर कौन सा है। तो यदि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो तीसरा इसमें से कौन सा आया, तीसरा आएगा जिला स्तर, यानी कि जिला नियोजन समिति। जिला स्तर में कौन सा आएगा, जिला नियोजन समिति। तो यहाँ पे ऑप्शन में आते हैं, पहला राष्ट्रीय विकास परिषद, ये नहीं होगा, ये तो नेशनल लेवल पे है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पे होगा। ग्राम विकास परिषद, ये ग्रामीण जो है वो स्तर पे होगा। तीसरा है प्रखंड विकास परिषद, तो प्रखंड विकास परिषद जो है ये चौथे नंबर पे आएगा। और चौथा ऑप्शन आ रहा है जिला नियोजन समिति, ये हमारे प्रश्न का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि तीसरे स्तर पे यानी कि तीसरे पायदान पे, थर्ड लेवल पे जो हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जिला स्तर पे जिला नियोजन समिति। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का तीसरा स्तर है, कौन सा स्तर है, जिला नियोजन समिति सामुदायिक विकास कार्यक्रम का तीसरा स्तर होता है। कौन होता है, जिला नियोजन समिति, जो किसके द्वारा, कौन से प्रशासनिक संगठन के द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो ये ऑर्गेनाइज किया जाता है जिला स्तर पे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रसार में RRA का उपयोग होता है, प्रसार में RRA का उपयोग होता है। ऑप्शन है हमारे पास शिक्षा में, दूसरा अर्थशास्त्र में, तीसरा कृषि क्षेत्र में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम ये समझें कि RRA होता क्या है। RRA की हम लोग बात करें तो ये होता है रैपिड रूरल अप्रेजल, अर्थात शीघ्र ग्रामीण मूल्यांकन, शीघ्र ग्रामीण मूल्यांकन, रैपिड रूरल अप्रेजल। प्रश्न में पूछा जा रहा है इसका उपयोग होता है, तो जब हम यहाँ पे इसके फुल फॉर्म में ही देख रहे हैं कि रैपिड रूरल अप्रेजल अर्थात शीघ्र ग्रामीण मूल्यांकन, ये तथ्य जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस तथ्य से ही हमें समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम, ये तथ्य या ये जो नाम दिया गया है ये ग्रामीणों से संबंधित है। किससे संबंधित है, ग्रामीणों से या गांवों से संबंधित है, या वहां की योजनाओं से संबंधित है, या वहां के विकास कार्यक्रमों से संबंधित है। रैपिड रूरल अप्रेजल जब हम इसकी बात करते हैं तो रूरल मतलब ये कहीं ना कहीं गांवों से जो है क्या है, ग्रामीण अंचलों से जो है इस प्रकार के जो है टर्म्स जो है वो संबंधित हैं। और जब हम मूल्यांकन की बात करते हैं तो इस प्रकार के कार्यक्रम की शुरुआत इसलिए की गई ताकि ग्रामीण अंचलों में जा करके बहुत शीघ्रता से जो है सर्वे का कार्य किया जा सके, लोगों से आंकड़ों को एकत्रित किया जा सके, ताकि जो विकास कार्यक्रम है उन विकास कार्यक्रमों को लागू करने में किसी प्रकार की कठिनाई ना आए। इस कार्यक्रम को चलाने का जो है सर्वप्रमुख उद्देश्य यही था। जो पहले के कार्यक्रम चलाए जाते थे तो प्रसार कार्यक्रमों के लिए जो कृषि क्षेत्र थे या किसी अन्य प्रकार के कार्यक्रमों को जब चलाना होता था उसके लिए जो शोध कार्य किए जाते थे, शोध कार्यों में यानी कि रिसर्च वर्क में जो डेटा, जो आंकड़े एकत्रित करने होते थे उनको एकत्रित करने में काफी समय लग जाता था, क्योंकि गांव 1, 2, 10, 12 नहीं है। हमारे पूरे राष्ट्र की यदि बात करें तो ग्रामीणों की संख्या या गांवों की संख्या बहुत है, जहां तक पहुंचना कहीं ना कहीं समय लेता है, ऊर्जा का व्यय भी होता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए, डॉक्यूमेंटेशन को कम करते हुए इस तरह के प्रोग्राम यानी कि रैपिड रूरल अप्रेजल को जो है वो स्टार्ट किया गया, शीघ्र ग्रामीण मूल्यांकन पद्धति को स्टार्ट किया गया। और इसका सीधा सीधा संबंध ग्रामीणों से और गांवों में होने वाले उनके जो अपने विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं, फिर चाहे खेती में उनके विकास की प्रक्रियाओं की बात करें, चाहे बीजों के लिए उनके विकासात्मक
विकासात्मक प्रक्रियाओं की बात करें, चाहे हम वहाँ के रहन-सहन के हिसाब से जो है वहाँ की विकासात्मक प्रक्रियाओं के लिए बात करें, चाहे हम विद्यालयी परिवेशों के लिए वहाँ की विकासात्मक प्रक्रियाओं की बात करें, तो कुल मिलाकर के ग्रामीण अंचल से संबंधित इस प्रकार के जो है प्रोग्राम को क्या किया गया, स्टार्ट किया गया, जिसे RRA यानी कि रैपिड रूरल अप्रेजल का नाम दिया गया। और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध कृषि क्षेत्र से है। किससे है? इसका संबंध जो है वो किससे है? कृषि क्षेत्र से है, जिसमें सही और सटीक आंकड़ों को एकत्रित करने का प्रयास किया गया ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में, कि किस प्रकार से लोग जो है वो खेती कर रहे हैं, खेती के लिए किन उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं, उपकरणों से के प्रयोग से कितना उनका समय अधिक लग रहा है, कितना समय बच रहा है, कितनी एनर्जी जो है वो उनकी लॉस हो रही है, कितनी एनर्जी उनकी सेव हो रही है। देन उसके बाद उनका सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य किस तरीके का है, जो उनका जीवन स्तर है वो किस तरीके से जो है वो सुधर रहा है। तो प्रसार में RRA का उपयोग होता है, किस क्षेत्र में होता है? तो कृषि क्षेत्र की हम लोग बात करते हैं। अगले टॉपिक पे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। सामुदायिक विकास योजना सघन विकास की समस्या का संगठित एवं नियोजित ढंग है। सामुदायिक विकास की योजना सघन विकास की समस्या का संगठित क्या है? संगठित एवं नियोजित ढंग है। यह परिभाषा प्रसार शिक्षा के अंतर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए किसके द्वारा दी गई थी? तो मैंने पहले भी आपको बोला है, परिभाषाओं से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि परिभाषाएं जिन्होंने दिया है, कथन जिन्होंने कहा है, वक्तव्य जिनके द्वारा दिया गया है, वो दोनों आपस में आपको क्या हो? याद हो। याद करना ही इस तरह के प्रश्नों का एग्जाम में करना ही जो है एक सही सोल्यूशन है, एक सही आपके सामने रिजल्ट के रूप में आएगा। इसके अलावा इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। इक्का तुक्का तिक्का ये सब जो है नहीं चलेगा। जो परिभाषाएं हैं, परिभाषाएं आपको दिए गए जो विशेषज्ञ हैं, जो ऑथर्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, उनके नाम के साथ आपको तैयार करना होगा। तो हमारे सामने परिभाषा दिख रही है। परिभाषा सामुदायिक विकास योजना सघन विकास की समस्या का संगठित एवं नियोजित ढंग होता है। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है हमारे पास कार्ल टेलर की, मेमोरिया की, बैजनाथ सिंह की और लोसबो की। तो ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा किसकी है? ये लोसबो की है। ठीक है, किसकी है? लोसबो की है। जब हम मेमोरिया की बात करते हैं तो इन्होंने नैतिक विचारों की बात की है अपनी परिभाषा में। टेलर की बात करें तो इन्होंने सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधारने की बात की है। सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति के सुधार की बात की है परिभाषा में आपने। जब हम बैजनाथ सिंह की बात करते हैं तो इन्होंने सदस्यों की सक्रिय भागीदारी की बात की है। सक्रिय भागीदारी की बात की है। और जब हम लोसबो की बात करते हैं तो इन्होंने संगठित एवं नियोजित ढंग की क्या की है? बात की है। तो ये जो है आपके सामने परिभाषाएं हैं सामुदायिक विकास योजना से संबंधित, सामुदायिक विकास कार्यक्रम से संबंधित। सामुदायिक विकास योजना सघन विकास की समस्या का संगठित एवं नियोजित ढंग है। ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा लोसबो की है। जबकि कार्ल टेलर की हम लोग बात करते हैं तो उन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में जो परिभाषा दी है उसमें सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति के सुधार की बात की है। मेमोरिया की यदि बात करते हैं तो मेमोरिया ने अपने परिभाषा के अंदर नैतिक विचारों को बताने की, ग्रहण करने की बात की है। बैजनाथ सिंह जी की बात करते हैं तो इन्होंने अपनी परिभाषा में सामुदायिक विकास कार्यक्रम से संबंधित जो इन्होंने परिभाषा दी है उसमें सदस्यों के सक्रियता या सक्रिय रूप से भागीदारी की बात की है। जितने भी समुदाय या संगठन के जो सदस्य हैं वो सदस्य किस तरीके से जो है कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, अपनी हिस्सेदारी दिखाते हैं और कितनी सक्रियता उनके अंदर होती है, इन सबको ले करके उन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की
परिभाषा को दिया है। जबकि लोसबो की हम लोग बात करें तो लोसबो के अनुसार सामुदायिक विकास योजना सघन विकास की समस्या का संगठित एवं नियोजित ढंग होता है। तो इस प्रकार से परिभाषाओं को क्या करेंगे, आप याद करेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। सामुदायिक विकास में शामिल है, सामुदायिक विकास में शामिल है। जब सामुदायिक विकास की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे दो शब्द आपको देखने को मिले। एक तो हमारे सामने कम्युनिटी आ रही है, प्लस दूसरा हम यहाँ पे डेवलपमेंट की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, डेवलपमेंट की बात करें। तो यहाँ दो तथ्य क्या हो गए, हमारे सामने उजागर हो गए। किस परिप्रेक्ष्य में, सामुदायिक विकास में। यहाँ पूछा जा रहा है सामुदायिक विकास में शामिल हैं, तो सामुदायिक विकास में समूह या समुदाय, दूसरा विकासात्मक प्रक्रियाएं, तीसरा उपरोक्त दोनों और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहले ऑप्शन पे आते हैं समुदाय या समूह। तो जब समूह या समुदाय की हम लोग बात करते हैं तो जैसा कि नाम ही है सामुदायिक, तो सामुदायिक से तात्पर्य क्या है, कम्युनिटी, एक संगठन। ठीक है, जब कम्युनिटी एक संगठन की हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है, इसमें शामिल होता है, शामिल होता है। दूसरा विकासात्मक प्रक्रियाएं, तो यहाँ पे हम लोग विकास की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जितनी भी प्रक्रियाएं होंगी वो इसमें शामिल की जाएंगी। तीसरा ऑप्शन आ रहा है उपरोक्त दोनों। जब ए और बी यानी कि पहला और दूसरा जब दोनों ही करेक्ट हैं तो तीसरा ऑप्शन क्या होगा, उपरोक्त दोनों जो है इसका सही आंसर होगा। सामुदायिक विकास में शामिल हैं, सामुदायिक विकास में समूह या समुदाय भी शामिल होता है और उनके साथ साथ उनसे संबंधित जितनी भी विकासात्मक प्रक्रियाएं होती हैं वो भी शामिल होती हैं। तो उपरोक्त सभी ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। किसी भी समुदाय में दृष्टिगोचर होने वाली बात होती है। जो एक समुदाय होता है, एक संगठन होता है, एक कम्युनिटी होती है, उसमें हम किन चीजों को जो है वो भली भांति देख पाते हैं, जो हमें फोकस लाती है, जिन पे हमारा ध्यान जाकर के केंद्रित हो जाता है, या जो हमारे लिए एक आकर्षण का केंद्र हो जाता है, जिसके लिए हम उस संगठन को क्या करते हैं, उसके नाम से समझते हैं या उस समुदाय को हम समुदाय मानते हैं। तो ऐसे कौन से पहलू होते हैं, ऐसे कौन से तथ्य होते हैं, ऐसे कौन से कारण होते हैं जिनसे हमारा जो ध्यान होता है समुदाय के ऊपर जाता है और समुदाय जो है पर्टिकुलरली हमारी नजरों में दृष्टिगोचर होता है। प्रश्न है किसी भी समुदाय में दृष्टिगोचर होने वाली बात होती है। ए ऑप्शन है व्यक्ति का समूह, दूसरा सामुदायिक भावना, तीसरा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और चौथा है उपरोक्त सभी। अब एक एक को जो है हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे व्यक्ति के समूह की बात करते हैं तो व्यक्ति के समूह से तात्पर्य क्या होता है, एक साथ कई व्यक्ति। ठीक है, दूसरा हम आते हैं सामुदायिक भावना, यानी कि समूह के प्रति विकासात्मक प्रक्रिया में भागीदारी। तीसरा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि एक ही स्थान के व्यक्तियों का समूह और चौथा उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पे किसी भी समुदाय में दृष्टिगोचर होने वाली जो बात होती है उसमें हम देखते हैं व्यक्तियों का समूह होता है। जब समुदाय की बात कर रहे हैं हम लोग, जब समुदाय की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये व्यक्तियों का क्या होता है, समूह होता है, क्योंकि समुदाय के अंदर कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। समुदाय यानी कि कम्युनिटी जो है कई व्यक्तियों से मिलकर के बनती है। तो यहाँ पे व्यक्तियों का समूह क्या होगा, शामिल होगा। दूसरा सामुदायिक भावना, जब हम व्यक्तियों के समूह की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक से अधिक कई व्यक्ति हैं जो एक ही कम्युनिटी के हैं, तो वहां पे उस समुदाय के
के प्रति क्या होगी, उन व्यक्तियों की एक अपनी भावना होगी, उनके अपने इमोशंस होंगे, भाव होंगे, जो उस समुदाय को, उस कम्युनिटी को जो है ऊपर तक ले जाने की बात करते होंगे, उसके मेंबर्स के विकास की बात करते होंगे, किसी को कोई परेशानी है, किसी तरीके की कठिनाई है तो उसको सुनने का प्रयास करते होंगे, परेशानियों को सॉल्व करने का प्रयास करते होंगे। तो यहाँ पे सामुदायिक भावना भी जो है वो देखी जाती है। तीसरा ऑप्शन है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का। हम यदि एक कम्युनिटी की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी का एक मेंबर जो है जयपुर का हो, दूसरा मेंबर जो है जा करके उत्तर प्रदेश का हो, तीसरा मेंबर अमेरिका का हो। ऐसा जो है हमारे इस पर्टिकुलरली हम प्रसार कार्यक्रमों के दौरान जब हम समुदायों की बात करते हैं तो ये समुदाय ऐसे नहीं हो सकते हैं। विकासात्मक कार्यक्रमों से संबंधित जो समुदाय होते हैं, जो कम्युनिटी होती है, वो एक ही भौगोलिक क्षेत्र के लोगों से मिलकर के बनती है। एक ही स्थान पे निवास करने वाले, एक गांव में निवास करने वाले या गांव के आसपास के 10 गांव हो सकते हैं, 5 गांव हो सकते हैं, 6 गांव हो सकते हैं, किसी भी एक शहर के गांव हो सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, एक ही भौगोलिक क्षेत्र के लोग जो है इस समुदाय में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो यहाँ पे किसी भी समुदाय में दृष्टिगोचर होने वाली बात है, व्यक्तियों का समूह भी है, सामुदायिक भावना भी है उनके अंतर्गत, और एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से भी वो आते हैं। तो उपरोक्त सभी, ये डी ऑप्शन क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। हरलॉक ने विकास में किस शब्द पर बल दिया है? हरलॉक के अनुसार जब विकासात्मक प्रक्रियाओं की हम लोग बात करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के परिप्रेक्ष्य में हरलॉक ने बहुत सारे कार्य किए। उनके कार्यों को, जो शिक्षा मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान वाला पार्ट है, बाल विकास वाला पार्ट है, उसमें काफी डिटेल में हम लोग अध्ययन करते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल विकासात्मक प्रक्रियाओं के संदर्भ में बात की जा रही है। तो विकास के परिप्रेक्ष्य में हरलॉक की परिभाषा हम यहाँ पे विकासात्मक कार्यक्रमों में भी, यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भी लेते हैं, और उनकी परिभाषा यहाँ भी देखी जाती है, जानी जाती है। तो हरलॉक ने विकास में किस शब्द पर बल दिया? तो हरलॉक ने डेवलपमेंट के अंदर प्रोग्रेसिव शब्द पे जो है बल दिया था, यानी कि जब डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं तो वहां पे प्रगतिशीलता होती है। विकास की जब हम लोग बात करते हैं तो विकास में प्रगतिशीलता क्या होती है? होती है। विकास में प्रगतिशीलता होती है, प्रोग्रेसिवनेस जो है उसमें देखा जाता है। जो विकास है, आज कुछ और है, कल इससे बढ़ के ही होगा, परसों इससे बढ़ के होगा, नरसों इससे बढ़ के होगा, इससे बढ़ के होगा, यानी कि डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उनमें क्या होती है, प्रगतिशीलता देखने को मिलती है। तो हरलॉक के अनुसार विकास में किस शब्द पर बल दिया गया? सबसे पहले नंबर पे आते हैं तो प्रोग्रेसिव, यानी कि प्रगतिशीलता, जी हाँ, ये होती है। दूसरा ऑर्डरली, यानी कि क्रमिक। जब विकास की हम लोग बात करते हैं तो विकास जो है क्रमिक होता है, क्रम के अनुसार होता है। जैसा कि मैंने आपको बोला, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप विकास जो है स्टेप बाय स्टेप होता है। यहां से आरंभ हुआ तो यहां से यहां, 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 देन फिर यहां पहुंचता है। हम सीधा यहां से आरंभ करके यहां नहीं पहुंच सकते हैं, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ चरण होते हैं, कुछ रूट्स होते हैं, कोई लेवल्स होते हैं, उनको फॉलो करके हम क्या करते हैं, क्रमबद्धता को जो है प्रयोग में लेते हैं। तो विकास में क्रमबद्धता भी होती है। पहले हम किसी पार्ट पे विकास करेंगे, फिर किसी पार्ट पे विकास करेंगे, फिर किसी को जोड़ेंगे, फिर किसी और को जोड़ेंगे, फिर किसी और को जोड़ेंगे, फिर ये कार्यक्रम चलाएंगे, देन उसके बेसिस पे वो कार्यक्रम चलाएंगे। तो इनमें क्या होता है, एक दूसरे के साथ जो है क्रमबद्धता निर्धारित होती है। तो यहाँ पे ऑर्डरली भी जो है ये होता है। विकास का जो कार्यक्रम है, विकासात्मक जो प्रक्रियाएं हैं वो क्या होती है, ऑर्डरली, यानी कि क्रमिक होती हैं। तीसरा हम आते हैं कोहेरेंट, यानी कि समनुगत, समानुगत जिसको हम लोग बोलते हैं। इससे तात्पर्य है कि जो भी हमारे क्रमिक जो कार्य हैं, चाहे कोई से भी कार्य है या प्रगतिशीलता है, उनमें जितने भी स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं, तो जितने भी परिवर्तन आ रहे हैं यहाँ पे, जो भी इसका तात्पर्य बेसिकली परिवर्तन से देखा जा रहा है। ठीक है, इसका तात्पर्य हम किससे देखते हैं, परिवर्तन से देखते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये परिवर्तन हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, कई बार ऐसा लगता है कि जो परिवर्तन उन विकास कार्यक्रमों के द्वारा जो हुए हैं वो किसी काम के नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। यदि हम ऐसा सोचते हैं कि ये परिवर्तन किसी काम के नहीं है, ये परिवर्तनशीलता जो है निष्क्रिय है या हमारे लिए व्यर्थ है, ऐसा यदि हम सोचते हैं तो ऐसा नहीं होता है।
जितने भी परिवर्तन विकासात्मक चरणों के द्वारा, उनके क्रमों के द्वारा, चाहे सकारात्मक चाहे नकारात्मक, किसी भी प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं, हर परिवर्तन की अपने आप में एक वैल्यू होती है, उनके अपने आप में आशय होते हैं। यदि सकारात्मक होता है तो हम उन चरणों पे आगे की तरफ क्या होते हैं, अग्रसित करते हैं अपने आप को। यदि वो परिणाम कहीं ना कहीं, यदि परिवर्तनशीलता नकारात्मक परिवेश को दर्शाती है, तो वहां से हम सीख प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं वहां से हम सीख प्राप्त करते हैं, और सीख प्राप्त करने के पश्चात जो है हमें ज्ञान होता है, हमारी बौद्धिक क्षमताएं बढ़ती हैं, और उस एनवायरमेंट के अनुसार एक सही निर्णय, एक सही डिसीजन हम ले पाते हैं, एंड वापस उस क्रम को जो है वो आरंभ से फिर से क्रियाशील करते हैं, और तब तक जो है हम उस पे क्रियाशील रहते हैं जब तक कि हमें उस अनुसार या कार्यक्रम के अनुसार सफलता प्राप्त ना हो जाए। तो यहाँ पे कोहेरेंट भी जो है इसका पार्ट होता है। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो प्रश्न है, हरलॉक ने विकास में किस शब्द पर बल दिया? तो हरलॉक ने विकास में यानी कि डेवलपमेंट में, देखिए प्रोग्रेसिव को भी प्रयोग में लिया, उस पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रगतिशीलता विकास के लिए आवश्यक है। ऑर्डरली को भी प्रयोग में लिया, उनके अनुसार विकास में क्रमिक रूप भी जो है वो आवश्यक होता है। और कोहेरेंट का प्रयोग किया यानी कि समनुगत का प्रयोग किया कि विकास में जो भी परिवर्तन होते हैं वो सारे परिवर्तन निष्क्रिय नहीं होते हैं, संबंधहीन नहीं होते हैं। हर एक परिवर्तन का किसी न किसी क्रम में कहीं ना कहीं कोई संबंध निर्धारित होता है। तो इस प्रकार से ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो हरलॉक ने विकास में किस शब्द पर बल दिया? तो जी हाँ, उन्होंने उपरोक्त सभी शब्दों पर क्या किया? बल दिया। प्रोग्रेसिव पे भी, ऑर्डरली पे भी और कोहेरेंट पे भी। अगले प्रश्न में आते हैं। सामुदायिक विकास का आवश्यक तत्व है। सामुदायिक विकास का आवश्यक तत्व होता है, यहाँ पे ऑप्शन है मानसिक परिवर्तन, दूसरा है आधारीय आवश्यकता, तीसरा है स्थानीय नेतृत्व, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो देखिए प्रश्न में है सामुदायिक विकास का आवश्यक तत्व है। ठीक है, आवश्यक तत्व की यदि हम लोग बात करें तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट की बात की जा रही है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एलिमेंट की बात कर रही है, आवश्यक तत्वों की बात की जा रही है, जिसमें सबसे पहले मानसिक परिवर्तन की बात की जा रही है। मानसिक परिवर्तन की यदि हम लोग बात करते हैं तो जो मेंटल चेंज होते हैं हमारे सोच में, हमारे विचार में, हमारे क्रियाकलाप में, हर एक स्टेप पे जब जब हम कोई नया कार्य करना आरंभ करते हैं, किसी नए कार्यक्रम को लागू करने का प्रयास करते हैं या उसको अपनाने का प्रयास करते हैं, तो हमारी जो मनः स्थिति है, जो मानसिक स्थिति है, वो उस जगह पे होनी चाहिए, उस स्तर पे होनी चाहिए कि उस कार्यक्रम को समझ सके और उसके अनुरूप उसको फॉलो कर सके। तो पहला जो पार्ट है हमारा मानसिक परिवर्तन, तो जी हाँ, मानसिक परिवर्तन जो है इसका आवश्यक तत्व है। ये जो है हमारे सामुदायिक विकास के लिए क्या है? आवश्यक होता है। पहला जो भाग है मानसिक परिवर्तन, ये हमारे लिए क्या है? आवश्यक तत्व के रूप में शामिल है। दूसरा आधारीय आवश्यकता, यानी कि जो बेसिक नीड्स होती हैं, जो बेसिक नीड्स होती हैं वो क्या है? इन कार्यक्रमों के लिए आवश्यक होती। आधारीय आवश्यकताओं से तात्पर्य क्या है? जो जिनके लिए हम योजनाएं निर्धारित कर रहे हैं या जिनके लिए हम कार्यक्रमों को बना रहे हैं, उनके लिए कार्यक्रमों को बनाने से पूर्व हम पहले ये पता कर लें कि उनके लिए क्या चीजें आवश्यक हैं, किस चीज की डिमांड उनके लिए है, क्या क्या तत्व, क्या क्या प्रोग्राम्स जो है उनके लिए अभी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो योजनाएं निर्धारित की जाती हैं, जो कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं, जो विचार या जहन में जो चीजें ली जाती हैं, वो क्या होनी चाहिए? व्यक्ति विशेष होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? व्यक्ति विशेष होनी चाहिए। उनके जो बेसिक, जो मूल होते हैं, जो कोर होते हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, उनको समझना चाहिए। उनके समझ को समझ करके, यानी कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझ करके फिर हम बहुउद्देशीय योजनाओं को क्या करते हैं? प्रसारित करते हैं। तो यहाँ पे जो आधारीय आवश्यकता है, जो बेसिक नीड्स है, वो भी हमें इन कार्यक्रमों के लिए जानना होगा। वो भी क्या होते हैं? इसके एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट के रूप में होते हैं। तीसरा है स्थानीय नेतृत्व। जहां पे भी, जिस भी स्थान पे, जिस भी लोकेशन में, जिस भी गांव में, जिस भी प्रखंड में हमें कार्यक्रमों को आयोजित करना है, कार्यक्रमों को लागू करना है, या जिनके लिए भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम बनाए गए हैं, उनको आरंभ करने के लिए जो वहां के जो लोकल
जो नेता लोग होते हैं, नेता लोगों से तात्पर्य अगेन फिर मैं आपको यहाँ पे कहूंगी किसी पार्टी के नेता की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम या प्रसार कार्यक्रमों के अंदर जो नेता होता है वो प्रसार कार्यक्रमों के नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति होता है हम उसको नेता कहते हैं। प्रसार शिक्षा के अंदर जो हमारे नेता होते हैं वो नेता कौन होते हैं? वो प्रसार कार्यकर्ता होते हैं या फिर जो प्रसार कार्यक्रम हम लोग लागू जहां पे कर रहे हैं उस स्थान का नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति होता है हम उसे नेता कहते हैं। ठीक है ना, पार्टी से आप इसको ना जोड़ें। जो पार्टियां होती है, राजनीतिक पार्टियां होती है, इनफैक्ट राजनीति से भी इसको ना जोड़े। राजनीतिक पार्टियां और राजनीति इनसे हमें नहीं जोड़ना है। हमारे लिए नेता कौन है, नेतृत्व करने वाला कौन है? वो व्यक्ति है जो पूरे गांव का नेतृत्व करता है, उनके विकास के बारे में सोचता है, योजनाओं को वहां पे लागू करने के लिए क्रियाशील होता है। तो यहाँ पे स्थानीय नेतृत्व की क्या होती है? आवश्यकता होती है। हर गांव में यदि आप देखें तो कोई एक ऐसा व्यक्तित्व होता है, कोई एक ऐसी पर्सनालिटी होती है, कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी बात पूरे गांव वाले मानते हैं, जिससे सलाह मशवरा किए बिना कोई भी बड़े से बड़ा काम आदमी नहीं करता है। कुछ भी हो हर कोई उनसे जा करके एक बार राय जरूर लेता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे जो महानुभाव लोग होते हैं वो क्या होते हैं? उस स्थान का क्या करते हैं? नेतृत्व करते हैं। क्या करते हैं? नेतृत्व करते हैं। और उस नेतृत्व की आवश्यकता जो है, जब भी हम सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को लागू करने की कोशिश करेंगे, जब भी हम ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम लोगों के लिए लाएंगे और उस स्तर पे यानी कि चाहे ग्रामीण स्तर पे, चाहे प्रखंड स्तर पे, चाहे जिला स्तर पे, हम किसी भी स्तर पे जब लाने का प्रयास करते हैं तो वहां के जो है स्थानीय नेतृत्व की हमें क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो ये भी क्या होता है? हमारे सामुदायिक विकास का एक आवश्यक तत्व होता है। तो प्रश्न था सामुदायिक विकास का आवश्यक तत्व है तो मानसिक परिवर्तन आवश्यक है, क्योंकि यदि मानसिक परिवर्तन, मेंटल यदि चेंजेस हम लोग अपने अंदर सोच विचारों में नहीं लाएंगे तो कार्यक्रमों को अपनाने में हम क्या होंगे? असक्षम होंगे, हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो सफलता के लिए हमें कहीं ना कहीं अपने सोच विचार का दायरा थोड़ा सा परिवर्तित करना होगा। आधारी आवश्यकताएं, व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको समझ करके कार्यक्रमों को निर्धारित किया जाए जो कि व्यक्ति विशेष हो। और व्यक्ति विशेष जब हम कार्यक्रम निर्धारित करते हैं, जब उनमें वो सेटिस्फाई होता है, तब हम बहुउद्देशीय कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं और उनको हम वहां पे उन स्थानों पे नियोजित कर सकते हैं। तीसरा, स्थानीय नेतृत्व। जब भी हम कार्यक्रमों को आयोजित करें, कार्यक्रमों को हम प्रसारित करें, तो वहां पे जिस भी स्थान पे इसको कर रहे हैं वहां के जो स्थानीय नेतृत्व होते हैं उन व्यक्तियों को हमें साथ लेकर के चलना होगा। तो इस प्रकार से उपरोक्त सभी क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न में आते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विशेषता नहीं है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विशेषता नहीं है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे प्रश्न में विशेषता नहीं है पूछा गया है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। पहला ऑप्शन है सभी लोगों के लिए, दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण नेतृत्व का विकास, तीसरा ऑप्शन है आत्मनिर्भरता की भावना में कमी और चौथा ऑप्शन है स्थानीय संसाधनों का प्रयोग। तो वन बाय वन जो है हम लोग एक एक ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विशेषता नहीं है, ये हम लोग देखें तो सभी लोगों के लिए। जब हम सामुदायिक विकास की बात कर रहे हैं, तो जब हम सामुदायिक की बात कर रहे हैं यानी कि हम समूह की बात कर रहे हैं। तो जब समूह या कम्युनिटी की बात करते हैं तो ये क्या हुआ? ये तो सभी लोगों के लिए हुआ। तो ये क्या हो गया? सही हो गया, यानी कि ये है। क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विशेषता क्या है? क्या है? क्योंकि ये सभी लोगों के लिए। दूसरा, ग्रामीण नेतृत्व का विकास। जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम होता है उससे हम प्रयास करते हैं कि जो ग्रामीण है, गांव के लोग हैं या जो गांव है, हम उसका नेतृत्व कर सकें, हम उसके विकास की बात कर सकें, वहां के रहने वाले लोगों के हर एक के जीवन स्तर को हम सुधारने का प्रयास कर सकें, उनके सोच विचारों में हम परिवर्तन ला सके, उनके व्यवहारों में, कुल मिलाकर के हम उनके व्यवहारों में सकारात्मक परिवर्तन ला सके, जिससे वो स्वयं का विकास कर इस देश के विकास में क्या हो? भागीदारी दे सके। तो यहाँ पे ग्रामीण नेतृत्व के विकास की भी बात की जाती है, ये भी एक विशेषता है। तीसरा हम आते हैं आत्मनिर्भरता की भावना में कमी की बात। तो आत्मनिर्भरता की जो भावना है इसमें कभी भी कमी की बात नहीं की जाती है, कमी की बात नहीं की जाती है। आत्मनिर्भरता की भावना में हम यहाँ पे क्या करते हैं? इन कार्यक्रमों से हम वृद्धि की बात करते हैं। क्या करते हैं? हम
वृद्धि की बात करते हैं, हम प्रयास करते हैं कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है हम इस प्रकार से इसको नियोजित करें, हम इस प्रकार से इसको प्रसारित करें, हम इस प्रकार से लोगों के बीच में ले जाएं कि वहां पे जिनके लिए ये कार्यक्रम बनाए गए हैं वो लोग इन कार्यक्रमों का लाभ उठाएं और आत्मनिर्भर बन सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। और आत्मनिर्भरता में क्या करें, हम लोगों की आत्मनिर्भरता में हम क्या करें, वृद्धि कर सके। तो ये ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग होगा। विशेषता नहीं है में ये विशेषता नहीं है। स्थानीय संसाधनों का प्रयोग, यानी कि जहां पे भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया है, जिनके लिए भी लागू किया गया है, वहां पे जो भी वहां के जो लोकल जो रिसोर्सेज हैं, जो स्थानीय संसाधन है, फिर चाहे वो व्यक्ति विशेष हो चाहे वस्तु विशेष हो, किसी भी तरीके के संसाधन है, हम उन कार्यक्रमों में उन संसाधनों का प्रयोग करेंगे। तो जी हाँ, हम वहां पे उन संसाधनों में उस स्थान पे हम उन संसाधनों का प्रयोग क्या करेंगे, करेंगे। तो ये तीन जो है विशेषताएं शामिल हैं और ये एक विशेषता जो है वो शामिल नहीं है। तो प्रश्न है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विशेषता नहीं है, तो कार्यक्रम की विशेषता क्या नहीं है, आत्मनिर्भरता की भावना में कमी, कमी नहीं होता है। हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम से आत्मनिर्भरता में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे आते हैं। सामान्य रूप में सामुदायिक विकास के उद्देश्यों का भाग है। यदि हम लोग एक नॉर्मल रूप में जो है देखने का प्रयास करें, सामान्य रूप में देखने का प्रयास करें, तो जो सामुदायिक विकास के उद्देश्य हैं, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनका भाग होता है। कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, हमारे सामने ऑप्शंस आए हैं। ए है आधारभूत उद्देश्य, दूसरा है सामान्य उद्देश्य, तीसरा है विशिष्ट उद्देश्य और चौथा है उपरोक्त। तो यहाँ पे सामुदायिक विकास के उद्देश्यों की हम बात करते हैं किसकी, ऑब्जेक्टिव्स की। और ऑब्जेक्टिव्स की जब हम लोग बात करते हैं तो आधारभूत उद्देश्य कुछ होते हैं, ठीक है, जैसे रोजगार, देन भौतिक सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराना, भौतिक सुख सुविधाएं, और जो भी संसाधन हमारे पास मौजूद होते हैं, संसाधनों का उचित उपयोग। तो ये क्या होते हैं, आधारभूत उद्देश्यों के अंतर्गत आते हैं। जो सामान्य रूप से हम लोग सामुदायिक विकास के उद्देश्यों की बात करते हैं, उनमें जो पहला उद्देश्य है आधारभूत उद्देश्य, जो कि इस सामुदायिक विकास के उद्देश्यों में क्या है, शामिल है। उसके अंतर्गत हम रोजगार की बात करते हैं, हम भौतिक सुख सुविधाओं की बात करते हैं और हम संसाधनों के उपयोग की बात करते हैं। जो भी हमारे पास संसाधन होते हैं, उन संसाधनों का भरपूर रूप से हम किस प्रकार से प्रयोग कर सकें, उसका प्रयोग करके हम किस तरीके से विकास कर सके, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। ये हमारे आधारभूत उद्देश्य होते हैं। दूसरा सामान्य उद्देश्य की हम लोग बात करते हैं, सिंपल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो ये भी जो है इस विकास कार्यक्रम में शामिल होते हैं। इनमें जैसे मान लीजिए सामान्य उद्देश्यों की बात करते हैं तो गांव में जिनके लिए हम लोग योजनाएं लागू कर रहे हैं, कृषि की हम लोग बात करते हैं, पशुपालन की बात करते हैं, मत्स्यन की बात करते हैं। इन सब का क्या करें, हम विकास कर सकें। साथ ही साथ हम उसी गांव में घर में रह करके लघु एवं कुटीर उद्योग की जो है वो बात करते हैं और इन्हीं के साथ साथ जो है जीवन स्तर को जो है सुधारा जाए। तो सामान्य उद्देश्यों के अंतर्गत सभी को स्वच्छ एवं हवादार मकान प्राप्त हो, हम इसकी भी बात करते हैं, ठीक है। तो सामान्य उद्देश्यों के अंतर्गत भी आते हैं। तो ये तीन उद्देश्य जो है आपको दिख रहे हैं, ये तीन उद्देश्य आपको दिख रहे हैं, कृषि, पशुपालन, मत्स्यन और भी जो है कई चीजें हैं, उनको भी शामिल कर सकते हैं। लघु एवं कुटीर उद्योगों का वहीं पे रह करके हम विकास कर सकते हैं, जिससे व्यक्ति को गांव से कहीं पलायन न करना पड़े, शहर न जाना पड़े, वो अपने गांव में ही रह के, गांव में अपने खेतों में ही काम करके, ग्रामीण अंचलों में अपनी ही जमीनी पे, अपनी ही धरती पे
करते रह करके कुछ छोटे-मोटे इस तरीके के जो है वो व्यापार संबंधी कार्य कर सके, जिससे उसका जो अर्जन है, जो आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत कर सके। तीसरा, सभी को स्वच्छ और हवादार जो है वो घर प्रोवाइड कराना, कि हर किसी के पास अपना खुद का मकान हो। और आजकल यदि बात करें, चूँकि पुस्तकों में ये चीज़ें शामिल नहीं हैं, लेकिन आगे चल के जो अब अपग्रेडेड जो पुस्तकें आएँगी, जो नई पुस्तकें लिखी जाएँगी, सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत जो है हवादार मकान की हम लोग बात कर रहे हैं, स्वच्छ मकानों की हम लोग बात कर रहे हैं। अब हमारे मकानों के साथ-साथ जो है शौचालय भी जो है इसके अंदर शामिल किए जाएँगे। अभी तक पुस्तकों में ये शामिल नहीं है, इस वजह से यहाँ पे लिखित तरीके से ये नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जो है हर घर में, गाँव के हर घर में शौचालय का होना भी एक कार्यक्रम के तहत है, जिसके लिए बहुत तेज़ी से कार्य किए जा रहे हैं। और गाँवों में इस तरह के प्रोग्राम्स को फैलाने की ज़िम्मेदारी प्रसार शिक्षा के माध्यम से ही की जाती है। जो एक्सटेंशन एजुकेशन है, ये कार्यकर्ता ही जाकर के इस तरह के कार्यक्रमों को क्या करते हैं, चलाते हैं और कहीं न कहीं अपनी सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। तीसरा, हम विशिष्ट उद्देश्य की बात करते हैं। कुछ जो उद्देश्य होते हैं वो विशिष्ट प्रकार के होते हैं। विशिष्ट से मतलब क्या होता है, विशेष प्रकार के होते हैं। तो विशिष्ट को हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे वैज्ञानिक खोजों को गांव तक पहुंचाना, वैज्ञानिक खोजों को गांव तक पहुंचाना। गांवों में जो है विद्यालय, महाविद्यालय, इन सब की स्थापना करना। गांव के अंदर बैंक, आंगनबाड़ी केंद्र, ये सब क्या होते हैं, ये विशिष्ट उद्देश्यों के अंतर्गत जो है वो आते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार के उद्देश्य हैं। सामान्य रूप में सामुदायिक विकास के उद्देश्यों का भाग है। तो भाग की हम लोग बात करते हैं तो आधारभूत उद्देश्य भी भाग होते हैं, जिसमें हमने रोजगार, भौतिक सुख सुविधाएं और वहीं पे जिस स्थान पे व्यक्ति निवास कर रहा है वहीं के संसाधनों का उपयोग करके अपना जीवन स्तर उच्च करे। दूसरा सामान्य उद्देश्य है, जिसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्यन, ये सबको शामिल किया गया और वहीं रह करके लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए और सभी को स्वच्छ एवं हवादार घर की व्यवस्था सबके लिए की जाए। तीसरा, विशिष्ट उद्देश्यों की बात करते हैं तो जो लोग वहां पे निवास कर रहे हैं उनके लिए बैंक की सुविधाएं हो, शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था हो, जो प्राथमिक शिक्षा है वो हो, सेकेंडरी जो एजुकेशन है वो हो, महाविद्यालयी शिक्षा की भी जो है आसपास की व्यवस्थाओं की हम लोग बात करें। इसके साथ साथ हम यहाँ पे परिवहन को भी जो है वो देख सकते हैं, यातायात की भी बात हो सकती है, यातायात, जिसमें हम सड़कों की भी बात कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, ये सब किस में आएंगे, ये सब विशिष्ट उद्देश्य के अंदर यानी कि विशेष उद्देश्य के अंदर आएंगे। तो सामान्य रूप में सामुदायिक विकास के उद्देश्यों का भाग है, आधारभूत उद्देश्य भी भाग है, सामान्य उद्देश्य भी भाग है, विशिष्ट उद्देश्य भी भाग है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, उपरोक्त सभी। ये तीनों ही क्या हैं, ऊपर के तीनों क्या हैं, उसके भाग हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का दर्शन है। देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम है जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसका दर्शन यहाँ पे फिलॉसफी की बात की जा रही है। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की फिलॉसफी की बात की जा रही है कि क्या है दर्शन। पहला ऑप्शन है स्वयं की मदद करना, दूसरा ऑप्शन है गरीबी से छुटकारा पाना, तीसरा ऑप्शन है लोगों को महत्वपूर्ण संसाधन समझाना और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जब हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम के दर्शन की बात करते हैं, उसकी फिलॉसफी की बात करते हैं, तो ये हमें सिखाता है कि हमें स्वयं की मदद करनी चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। जहां आवश्यक हो वहां पे हम अपने लिए जो हमारे इर्द गिर्द के संसाधन हैं उनको ही प्रयोग करके हम अपने तरीके से, अपने सृजनात्मकता को प्रयोग करके, अपनी कलात्मकता को प्रयोग करके, हमारे उपलब्ध संसाधनों को प्रयोग करके हम स्वयं के विकास की बातें कहें। हमेशा सकारात्मक सोच रखें, कुछ नई चीजों को हमेशा अपनाते रहें, कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहें, प्रयोग करते रहें। ये ना सोचें कि यदि प्रयोग करते हैं तो इसका नतीजा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा।
नहीं, कैसा आएगा ये बात की बात है, लेकिन एक बार हम करके तो देखते हैं। जब इस तरह की भावनाएं आती हैं तो ये कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, स्वयं से अपनी मदद करने की कोशिश करते हैं। यदि कोई बाह्य मदद हमें नहीं प्राप्त होती है तो हम अपने लिए खुद रास्ता क्या करते हैं, बनाते हैं, और उन रास्तों को बना करके हम अपने प्रगति पथ पर क्या होते हैं, अग्रसर होते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, स्वयं की मदद करना। ये हमारे सामुदायिक विकास कार्यक्रम की फिलॉसफी का एक भाग होता है, दर्शन का एक भाग होता है। दूसरा, गरीबी से छुटकारा। जो गरीबी है, हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी गरीबी खत्म हो, उसके पास जो है पैसे हो। जब वो पॉकेट में हाथ डाल के सड़कों पर चले तो कोई भी सामान उसको दिख रहा हो और उसको यदि लेने की चेष्टा हो तो पैसा जो है उसके आड़े ना आए, वो उस सामान को आसानी से जो है पैसा पे करके ले सके। तो ऐसे दिन सभी के पास आए, ऐसे स्थिति, ऐसी परिस्थितियां सबके पास आए जब उन्हें अपने आवश्यक सामग्रियों के लिए, आवश्यक तथ्यों के लिए या आवश्यक कार्यों के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की फिलॉसफी हमें यह भी कहती है कि हम क्या करें, इस कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को इतना प्रशिक्षित कर दें, लोगों के सोच में इतना परिवर्तन ला दें और इस कार्यक्रमों के जरिए लोगों को इतना जागरूक कर दें, इतना आत्मनिर्भर बना दें कि वो अपने गरीबी से क्या करें, छुटकारा पा सके, एक अच्छा जीवन वो व्यतीत कर सके। तीसरा है, लोगों को महत्वपूर्ण संसाधन समझाना। ऐसा नहीं है कि कोई भी सामान जो हमें प्रयोग में लेना है वो सामान बाजार में ही मिलता है, हमें खरीद के ही लाना है, हम घर में लाएंगे, उसका प्रयोग करेंगे, तभी हम आपको विकसित कर पाएंगे या अपने आप को विकसित कर पाएंगे। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे संसाधन हमारे इर्द गिर्द होते हैं, बहुत सारे संसाधन हमारे पास होते हैं। इनफैक्ट जो हम हैं, हम भी एक व्यक्तिगत संसाधन के रूप में हैं। हम यदि मानसिक कार्य करते हैं तो वो भी हमारे लिए एक संसाधन है, हम शारीरिक कार्य करते हैं वो भी एक संसाधन के रूप में ही है। तो प्रगति पथ पर जब हम चलने की बात करते हैं और कार्यक्रमों को सकारात्मक तरीके से चलाने की बात करते हैं तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे संसाधन मौजूद होते हैं जिनके लिए हमें कागजों की आवश्यकता नहीं, जिनके लिए हमें पेपर्स की आवश्यकता नहीं, जिनके लिए हमें पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करने की आवश्यकता नहीं, जिनके लिए हमें पैसों की आवश्यकता नहीं, हमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता नहीं। उनके लिए हमारे पास जो उपलब्ध हमारे अपने संसाधन हैं, फिर चाहे हमारे क्षेत्रीय संसाधन हो, फिर चाहे हमारे लोकल संसाधन हो, फिर चाहे वो हमारे व्यक्तिगत संसाधन हो, कोई से भी संसाधन है, उन संसाधनों को हम किस तरीके से प्रयोग में ले सकते हैं, इनकी महत्ता को समझना भी, इनके महत्वपूर्ण होने के तथ्यों को समझना भी हमारे सामुदायिक विकास कार्यक्रम का दर्शन होता है। तो यहाँ पे ये भी क्या है, इसका दर्शन है। प्रश्न पूछा गया है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का दर्शन है तो स्वयं की मदद करना भी दर्शन है, गरीबी से छुटकारा पाना भी दर्शन है और लोगों को महत्वपूर्ण संसाधन समझाना भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक फिलॉसफी होता है। उपरोक्त सभी इस प्रश्न का क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। सामुदायिक विकास की विधि है, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है उसकी विधि, मैथडोलॉजी क्या है, यहाँ पे विधि की बात पूछी गई है यानी कि मैथडोलॉजी। यहाँ पे मैथडोलॉजी की बात की गई है, मेथड की बात की गई है कि जो सामुदायिक विकास हम लोग कर रहे हैं, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं, तो उसकी विधि हम क्या अपनाएंगे। यहाँ पे प्रसार शिक्षा की बात की जा रही है, यहाँ पे सामुदायिक संगठन की बात की जा रही है, दोनों की बात की जा रही है, इनमें से कोई नहीं। तो जब हम सामुदायिक विकास की बात करते हैं तो यहाँ पे हम प्रसार शिक्षा को प्रयोग में लेते हैं, यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन जो है, एक्सटेंशन एजुकेशन, ये क्या किया जाता है, प्रयोग में लिया जाता है। एक्सटेंशन एजुकेशन को हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग में लेते हैं। प्रसार शिक्षा के जितने भी तत्व हैं हम क्या करते हैं, उनको प्रयोग में लेते हैं। हम ग्रामीण अंचलों में जाते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। हम विभिन्न प्रकार के जितने भी हमारे रिसर्च मेथडोलॉजी है उनको वहां पे प्रयोग में लेते हैं। कम्युनिकेशन के यानी कि संचार माध्यमों का हम प्रयोग करते हैं, फिर चाहे वो शाब्दिक संचार हम प्रयोग में लें, चाहे हम अशाब्दिक संचार प्रयोग में लें, चाहे हम किसी तरीके के सर्वे करके उन कार्यक्रमों को जो है वो यूज में लेवें, या फिर
फिर हम किसी तरीके से किसी का साक्षात्कार करके या फिर हम पर्सनल बैठ करके किसी के सामने डेमोन्स्ट्रेट करके लें, एक्सप्लेन करके लें, किसी के सामने उसको ऑडियो विजुअली प्रेजेंट करके लें, तो चाहे व्यक्ति है, चाहे वस्तु है, चाहे किसी तरीके के कार्यक्रम है, हम इनको क्या करते हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन के माध्यम से प्रसारित करते हैं। तो इस विधि को हम क्या करते हैं, प्रयोग में लेते हैं। दूसरा है सामुदायिक संगठन, जिसे हम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, सामुदायिक संगठन जिसे हम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। जब हम विकास सामुदायिक विकास की बात करते हैं तो वहां पे हम एक ऐसे संगठन को प्रयोग में लेते हैं जो कई व्यक्तियों का क्या होता है, समूह होता है। जो कई व्यक्तियों का समूह होता है, वो व्यक्ति एक ही क्षेत्र के होते हैं, एक ही भौगोलिक परिवेश के होते हैं, एक ही संस्कृति को इनफैक्ट जो है वो फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, एक ही कल्चर को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिटी संगठन भी जो है इसका क्या होता है, भाग होता है। हम उनका प्रयोग करके इस मेथोडोलॉजी में क्या करते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को आगे लेकर के चलते हैं। तो सामुदायिक विकास की विधि है, प्रसार शिक्षा भी है और सामुदायिक संगठन भी है। इसलिए जो सी ऑप्शन है इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त दोनों। ये दोनों ही विधियों से हम क्या करते हैं, सामुदायिक विकास को प्रयोग में लेते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। पशुधन में बढ़ोतरी करना भाग है। पशुधन में बढ़ोतरी करना भाग है। किसका भाग है? ऑप्शन है हमारे पास गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का, दूसरा है मत्स्य प्रसार शिक्षा का, तीसरा है पशुपालन प्रसार शिक्षा का और चौथा है दुग्ध तकनीकी प्रसार शिक्षा का। तो यदि हम लोग इन सबको लेने का प्रयास करें, एक एक ऑप्शंस को यदि देखने का प्रयास करें, तो पशुधन में बढ़ोतरी यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया। यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया पशुधन, यानी कि जो पशु हैं, पशुओं की बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। जो हम लोग घर में पशुपालन करते हैं, तो पशुओं की बढ़ोतरी की यहाँ पे बात की जा रही है। पशुओं को एक धन के रूप में आंका जाता है। क्यों आंका जाता है? क्योंकि उनसे बहुत तरीके के कार्य हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग में लेते हैं। खेती का काम हो, फिर चाहे उनसे हम दूध जो है वो लें, या फिर उनसे कई जगहों पे पशुपालन मीट के लिए भी, मांस के लिए भी किया जाता है। तो बहुत सारी चीजों में और अनेकानेक, हम लोग तो चूंकि होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो हम बहुत सारी चीजों में इनको कनेक्ट कर सकते हैं। हम तो तंतु भी क्या कर रहे हैं, पशुओं से प्राप्त कर रहे हैं। जो पहनने योग्य जो हमारे वस्त्र हैं, वस्त्रों के रेशे भी जो है वो कई जानवरों से प्राप्त करते हैं। तो पशुओं को अनेक कार्यों के लिए हम लोग प्रयोग में लेते हैं। खेती करने के लिए, कोई सामान ढोना हो उसके लिए, मांस के लिए भी प्रयोग में लेते हैं, चमड़े के लिए भी प्रयोग में लेते हैं, रेशों की प्राप्ति के लिए भी प्रयोग में लेते हैं। इसीलिए उन्हें धन के रूप में देखा जाता है। यदि किसी किसान के घर में आप जाएं, वो जिस पशु को पालता है, जो पाले हुए उसके पशु होते हैं, वो अपने जो सदस्य घर के होते हैं, उन्हीं सदस्यों की भांति होते हैं। किसी के घर में यदि गाय किसी ने पाली है, किसी ने भैंस पाली है, किसी ने बकरी पाली है, किसी ने कुत्ते को पाला है, किसी ने बिल्ली को पाला है, किसी भी जानवर को, खरगोश को पाल लीजिए, तो उससे आपको वैसा ही लगाव हो जाता है जैसा आपका परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ लगाव होता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, धन के रूप में देखते हैं। तो पशुधन में बढ़ोतरी करना किसका भाग है? ऑप्शन है गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का। तो जब गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें बहुत सारे तथ्य जो है वो शामिल हो जाते हैं। इसमें कोई एक या दो नहीं होते हैं। इसमें गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के अंदर हम शिक्षा को भी शामिल करते हैं, हम कृषि को भी शामिल करते हैं, हम मत्स्यन को भी शामिल कर लेते हैं, हम यहाँ पे दुग्ध व्यवसाय को भी शामिल कर लेते हैं, हम यहाँ पे लघु उद्योगों को भी शामिल करते हैं, हम यहाँ पे नवीन उपकरणों को भी शामिल कर लेते हैं। तो ये जो है वो कई तरह के, यानी कि कई प्रसारों का क्या होता है, समन्वित रूप होता है, जिसे हम होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन का नाम देते हैं, जिसे हम होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन का नाम देते हैं। तो ये क्या है, सभी जितने भी तरीके के एक्सटेंशन एजुकेशन जो गृह विज्ञान से संबंधित हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर समाहित हो जाते हैं। जबकि यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है, यहाँ पे हम पशुधन की ही स्पेशली बात करते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं मत्स्य प्रसार शिक्षा का। तो जब मत्स्य प्रसार शिक्षा की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये भी क्या हो गया, स्पेसिफाई हो गया। ये भी क्या हो गया, ये भी मत्स्य के लिए ही स्पेसिफाई हो गया। तो ये भी इसका भाग
नहीं होगा। तीसरा हम आते हैं पशुपालन प्रसार शिक्षा का। जी हाँ, पशुपालन को जब हम लोग देखते हैं तो पशुपालन प्रसार शिक्षा हमारे पशुधन से क्या होता है, कोरिलेट होता है। तो ये क्या है, इसका भाग है। और लास्ट हम चौथे ऑप्शन पे आते हैं, दुग्ध तकनीकी प्रसार की बात हम लोग करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारे डेयरी उद्योग जो होता है उससे रिलेटेड हो गया, डेयरी उद्योग से रिलेटेड हो गया, ठीक है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं इसका भाग नहीं हुआ। हालांकि आपके मन में ये विचार आ सकता है कि जब हम पशुधन की बात कर रहे हैं तो पशुधन में पशुपालन और दुग्ध तकनीकी ये दोनों ही इसका भाग हो सकते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, इसका भाग हो सकते हैं। ये दोनों ही जो है इसका भाग, यदि आप देखें तो ये भी इसका भाग जो है आपको संभव लग सकता है और ये भी इसका भाग संभव लग सकता है, क्योंकि दोनों क्या है, कहीं ना कहीं पशुओं से जुड़े हुए हैं। लेकिन हम यहाँ पे पशुधन में बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप ध्यान दें, प्रश्न में हम यहाँ पे बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। तो पशुधन में बढ़ोतरी दुग्ध तकनीकी के प्रसार से नहीं होगी। जरूरी नहीं कि केवल दूध के लिए ही हम पशु पाल रहे हैं। ये बढ़ोतरी होगी पशुपालन प्रसार शिक्षा से, कि हम पशुओं को कैसे पालें, उनका रखरखाव किस तरीके से करें, उनके लिए क्या क्या वातावरण उपयोगी होगा, खान पान में हम किस तरीके की व्यवस्थाएं उनके सुनिश्चित करें, हम उनको किस लिए पाल रहे हैं। पहले तो हमें पर्पस भी पता होना चाहिए कि हम उनका पालन किस लिए कर रहे हैं, किस कार्य हेतु कर रहे हैं, उसके अनुरूप उनका क्या होना चाहिए, रख रखाव होना चाहिए। तो पशुधन में बढ़ोतरी करना भाग है, किसका भाग है, पशुपालन प्रसार शिक्षा का भाग होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, सामुदायिक संगठन के लिए ग्रामीण जीवन से संबंधित, सामुदायिक संगठन के लिए ग्रामीण जीवन से संबंधित तीन आधारीय संस्थाओं, तीन आधारीय संस्थाओं यानी कि 3 बेसिक ऑर्गेनाइजेशंस का भाग नहीं है। कौन कौन सा भाग नहीं है, यहाँ पे ऑप्शंस है, पंचायत, सहकारी समिति, नगर पालिका और विद्यालय। जब भी कोई सामुदायिक संगठन हम लोग बनाते हैं, जब भी कोई सामुदायिक संगठन यानी कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हम लोग बनाते हैं किसी भी गांव के लोगों के लिए, यानी कि किसी भी ग्रामीण जीवन के लिए, जो गांव की लाइफस्टाइल है, जो ग्रामीण जीवन है, विलेज लाइफस्टाइल है, उनके लिए जब हम लोग किसी भी तरीके का कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जब डेवलप करते हैं तो उनमें हम किसको किसको शामिल करते हैं, तो उनमें हम 3 आधारीय संस्थाओं को शामिल करते हैं, 3 बेसिक हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस को शामिल करते हैं, जिसमें यदि हम लोग देखें तो पंचायत जो है इसका भाग होता है। गांव के अंदर जो पंचायत होती है, पंचायत को जो है इसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि वो ही पूरे गांव के लोगों का जो है वो ब्यौरा रखते हैं, सबके विषय में वो जानकारी देते हैं और सब तक हर चीजों को प्रसारित भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको प्रयोग में लेते हैं। सहकारी जो समितियां बनी हुई हैं हम उनको भी इसके अंदर शामिल करते हैं, क्योंकि वो भी गांव के हर एक व्यक्ति से क्या होते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। जब नगर पालिका की बात करते हैं हम लोग, तो नगर पालिका जो है नगर के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इसका संबंध गांव से नहीं होता है, इसका सरोकार गांव से नहीं है, ठीक है, ग्रामीण अंचल से इसका सरोकार नहीं होता है। ये शहरी परिवेशों के लिए निर्मित किया गया है, जो शहरों के कार्यक्रमों को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, उनको क्रियान्वित करता है, उनके लिए जो है वो क्रियाशील रहता है। गांव से इसका संबंध नहीं होता है। और लास्ट हम लोग विद्यालय की बात करते हैं, तो हाँ, विद्यालय भी एक ऐसा भाग है जहां पे हम अनेक रूपों में जो है इन 3 आधारीय संस्थाओं के बीच में इसको शामिल करते हैं और इनके द्वारा हम सामुदायिक संगठनों के लिए ग्रामीण जीवन को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास प्रश्न था, सामुदायिक संगठन के लिए ग्रामीण जीवन से संबंधित 3 आधारीय संस्थाओं का भाग नहीं है, तो नगर पालिका जो है इसका भाग नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, जो कि इस प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, नंबर 1 है, सामुदायिक विकास के लिए नेतृत्व की अनेक विधियां होती हैं। जो सामुदायिक विकास होता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है, उसके नेतृत्व की अनेक विधियां होती हैं, नेतृत्व की अनेक विधियां होती हैं। जी हाँ, तो सामुदायिक विकास के लिए नेतृत्व की अनेक विधियां होती हैं, बिल्कुल होती हैं। ये क्या है, करेक्ट है। कौन कौन सी विधियां होती हैं, यदि विधियों को हम लोग देखें तो बहुत सारी विधियां यहाँ पे होती हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके संसाधनों के विषय में उसको समझाना,
कोई भी समुदाय है, कम्युनिटी है, उसके साथ मधुर संबंध स्थापित करना, जो प्रभावी संचार माध्यम है उन संचार माध्यमों का प्रयोग करके लोगों तक सही दिशा निर्देशन देना। तो बहुत सारी ऐसी विधियां होती हैं जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं नेतृत्व के लिए। तो यहाँ पे सामुदायिक विकास के लिए नेतृत्व की अनेक विधियां होती हैं। तो ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। दूसरा, सामुदायिक विकास में नेतृत्वकर्ता को प्रशिक्षण दिया जाता है। जो सामुदायिक विकास होता है, जो हम लोग कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो करते हैं, उसमें जो व्यक्ति नेतृत्व कर रहा होता है, उस प्रोग्राम का जो नेतृत्व कर रहा होता है, जो उस प्रोग्राम को लेकर के चल रहा होता है, जो उसका एक तरीके से डायरेक्शन कर रहा होता है, उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो उसको पहले से क्या की जाती है, उस कार्यक्रम के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है। जो व्यक्ति नेतृत्व करता होता है किसी कार्यक्रम का, उस कार्यक्रम को चलाने से पहले उस व्यक्ति को उस कार्यक्रम के विषय में पूरी तरीके से समझाया जाता है। हर एक, चाहे वो प्रोडक्ट हो, यदि प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के विषय में उसको पूरी जानकारी दी जाती है, सर्विसेज है तो सर्विसेज के विषय में पूरी जानकारी दी जाती है। यदि किसी तरीके का कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम है तो प्रोग्राम के विषय में भी उसको पूरी तरीके से जानकारी दी जाती है। और ये जानकारी किसके द्वारा दी जाती है, तो ये जानकारी प्रशिक्षण के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से जो है वो दी जाती है। तो ये भी क्या हुआ, करेक्ट हुआ। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 और 2 दोनों सही है। केवल एक ऑप्शन है, नहीं। केवल 2 ऑप्शन है, नहीं। 1 तथा 2 ये दोनों क्या होंगे, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होंगे, करेक्ट आंसर जो है इसके लिए, इस प्रश्न के लिए होंगे। ना तो 1 ना तो 2 ये नहीं होगा, क्योंकि दोनों क्या है, करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सामुदायिक विकास के लिए नेतृत्व की अनेक विधियां होती हैं। कई सारी विधियों का प्रयोग हम लोग नेतृत्व के लिए करते हैं। दूसरा, सामुदायिक विकास में नेतृत्वकर्ता को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो यस, ऑफ कोर्स, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, जो व्यक्ति उसका नेतृत्व करता है, नेतृत्वकर्ता को उस विषय के संबंध में, उस कार्यक्रम के संबंध में ट्रेनिंग दी जाती है, उसको प्रशिक्षित किया जाता है और प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात वो उस कार्यक्रम को लोगों तक क्या करता है, प्रसारित करता है और विस्तारित करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से आज की प्रश्नोत्तरी में प्रसार शिक्षा यूनिट से हमने एक ही टॉपिक के प्रश्नों को लिया, जो टॉपिक है सामुदायिक विकास कार्यक्रम अर्थात कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। आशा करती हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से प्रश्नों को आप और तैयार किया करें। मैं आपको बता दूं, जो भी प्रश्नोत्तरी में मैं प्रश्न सॉल्व आपको कराती हूं, ये सभी प्रश्न मेरे खुद के द्वारा बनाए हुए हैं। कहीं से भी मैं कॉपी पेस्ट नहीं करती हूं और प्रश्नों को इस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से मैं बनाती हूँ जो कि आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आए और कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल हो। बहुत सारे टॉपिक्स या बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे हम आ करके खूब बोल तो सकते हैं, आप खूब सुन भी सकते हैं, मेरा भी मनोरंजन हो जाए, आपका भी मनोरंजन हो जाए, लेकिन जब परीक्षा उपयोगी वो नहीं हो तो आपका टाइम, मेरा टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं होता है। तो सटीक पढ़ें, सही पढ़ें और अपनी प्रतियोगी परीक्षा के अनुसार पढ़ें। आपको जो परीक्षा देनी है, आप उस परीक्षा के अनुसार, उस सिलेबस के अनुसार सटीक और सही कंटेंट को पढ़ने का प्रयास करें। दुनिया भर की सारी चीजों को इकट्ठा करना, उससे भी आपका पार नहीं पड़ेगा और जो चीज आपको चाहिए आप उसमें कमी कर रहे हैं, उससे भी आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पार नहीं पड़ने वाला है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग सटीक चीजें पढ़ने का प्रयास कीजिए। कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की समस्या है तो निसंकोच बिना किसी दुविधा के दिए गए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे की प्रश्नोत्तरी को फिर लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें। थैंक यू सो मच।